everyone, welcome to Net Economics classes. I am Priyanka and today we are going to start with part 27 of the lecture series of daily 10 questions. हम दिसंबर 2013 का पेपर 2 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पेपर 3 से. अगर आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक करे बिना मत जाना, प्लस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं. द मॉडल ऑफ मैनेजरियल एंटरप्राइज इज एसोसिएटेड विद. मैनेजरियल एंटरप्राइज पे जो मॉडल दिया था वो किस इकोनॉमिस्ट से रिलेटेड है? ऑप्शन ए आर ए गॉर्डन, ऑप्शन बी आर मैरिस, ऑप्शन सी इज बॉमल एंड ऑप्शन डी इज स्किटोस्काई. तो मैनेजरियल एंटरप्राइज मॉडल है क्या, हमें वो पता होना चाहिए, प्लस किसने दिया है वो भी पता होना चाहिए. एक्सप्लेनेशन देखते हैं. मैरिस मॉडल ऑफ मैनेजरियल एंटरप्राइज, जिसमें उन्होंने डायग्राम भी बताया है और मैनेजरियल एंटरप्राइज का मॉडल भी डिस्क्राइब किया है. इन परसुइंग दिस मैक्सिमम बैलेंस्ड ग्रोथ रेट द फर्म हैज़ टू कंस्ट्रेंट. अगर जो फर्म है उसको अपना बैलेंस्ड ग्रोथ रेट मैक्सिमम रखना है तो फर्म की क्या होती है, दो कंस्ट्रेंट. कंस्ट्रेंट का मतलब होता है लिमिटेशंस. ठीक है. फर्स्टली अ कंस्ट्रेंट सेट बाय अवेलेबल मैनेजरियल टीम एंड इट्स स्किल्स. पहली कंस्ट्रेंट, पहली लिमिटेशन कौन सेट करता है? जो हमारी मैनेजरियल टीम है एक कंपनी की, एक एंटरप्राइज की, और उनकी स्किल्स के साथ. सेकेंडली ए फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, सेकेंडली सेट होता है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, फाइनेंशियल लिमिटेशन, जो सेट किया जाता है बाय द डिज़ायर ऑफ मैनेजर्स, कि मैनेजर की क्या डिज़ायर है, क्या इच्छा है और कैसे वो अचीव करना चाहता है मैक्सिमम जॉब सिक्योरिटी, की जॉब क्या रहे, सिक्योर रहे. तो ये किसने दिया था? मैरिस ने. तो मैरिस मॉडल है मैनेजरियल एंटरप्राइज का. ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, आर मैरिस. चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अजम्पशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग. लीनियर प्रोग्रामिंग की इनमें से कौन सी अजम्पशन नहीं है? तो लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या, उसने क्या क्या अजम्पशन दी, क्या एडवांटेज है इसकी, वो हम समझेंगे. ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन हमें 4 गिवन है. ऑप्शन ए कांस्टेंट आउटपुट प्राइस, ऑप्शन बी कांस्टेंट इनपुट प्राइस, ऑप्शन सी हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और ऑप्शन डी है टेक्नोलॉजिकली फिक्स्ड फैक्टर प्रोपोर्शन. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग? देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है. सो लीनियर प्रोग्रामिंग एक मैथमेटिकल टेक्निक है जिसको किस लिए यूज़ किया जाता है? टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज प्रॉब्लम व्हेन मोर देन वन कंस्ट्रेंट एग्जिस्ट. जब एक से ज़्यादा लिमिटेशंस एग्जिस्ट करती हैं तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक मैथमेटिकल टेक्निक है जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग. जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं या जिन्होंने CS कभी पढ़ा है तो उनको पता होगा लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है. सो इट्स मेन एडवांटेजेस कंप्यूटेशनल, ये कंप्यूटेशनल होती है और बेस्ड होती है किस पे, कि हम कंप्यूटर्स को कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं, उनको कैसे यूज़ कर रहे हैं. तो लीनियर प्रोग्रामिंग 3 अजम्पशंस पे बेस्ड है. पहली हमारी क्या है? देयर इज़ मोर देन वन कंस्ट्रेंट. एक से ज़्यादा कंस्ट्रेंट, एक से ज़्यादा लिमिटेशन होनी चाहिए, क्योंकि जो ये डील करता है वो किस में करता है? मोर देन वन कंस्ट्रेंट में डील करता है. तो सबसे पहली अजम्पशन, देयर शुड बी मोर देन वन कंस्ट्रेंट, ताकि प्रॉब्लम जो है वो ईजिली सॉल्व हो जाए. अगर एक ही कंस्ट्रेंट होगी तो हम अपने ट्रेडिशनल मेथड से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, पुराने मेथड्स से भी सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारी अजम्पशन क्या है? आउटपुट एंड फैक्टर प्राइसेस आर कॉन्स्टेंट. जो हमारे आउटपुट के प्राइस हैं और जो हमारे फैक्टर्स के प्राइस हैं वो क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए, ताकि जो बजट है और जो आइसो कॉस्ट लाइन बनती है एज वेल एज कोई और कंस्ट्रेंट है वो रिप्रेजेंट हो सके बाय द स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन से वो रिप्रेजेंट हो सके. थर्ड हमारी अजम्पशन क्या है? देयर आर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल. कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होना चाहिए, प्लस टेक्नोलॉजिकली फिक्स्ड इनपुट और फैक्टर प्रोपोर्शन होना चाहिए, कि हम कितना इनपुट डाल रहे हैं या फैक्टर्स का क्या प्रोपोर्शन है, वो सब क्या होना चाहिए, क्या देना चाहिए वो? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल. सो दैट द एक्सपेंशन पाथ आर स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन. तो ओरिजिन से ताकि एक स्ट्रेट लाइन बन सके. ठीक है, ये इसकी थी अजम्पशंस. अब हमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अजम्पशन, कौन सी अजम्पशन नहीं है? तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हमारी अजम्पशन नहीं है. हमारी अजम्पशन यहाँ पे थी क्या? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल. सो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है. चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन द पोल स्वीजी मॉडल ऑफ ओलिगोपोली, ओलिगोपोली का मॉडल है जो किसने दिया था, पॉल एम स्वीजी ने दिया था। इन द किंक्ड डिमांड कर्व, और उन्होंने डिमांड कर्व कैसे दिया था, इसका किंक्ड डिमांड कर्व दिया था। तो जो किंक पॉइंट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, किंक पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है ओलिगोपोली डिमांड कर्व में? ऑप्शन ए क्वांटिटी रिजिडिटी, ऑप्शन बी प्राइस रिजिडिटी, ऑप्शन सी बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी रिजिडिटी, या ऑप्शन डी ओनली प्राइस रिजिडिटी। तो हमारा सबसे पहले ये बताना चाहिए किंग डिमांड कर्व बनता कैसे है। ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इस साइड होती है प्राइसेस, इस साइड होती है क्वांटिटी। तो हमारा डिमांड कर्व कैसा बनता है, डिमांड कर्व बनता है हमारा ऐसा, ठीक है। ये पॉइंट होता है इक्विलिब्रियम का पॉइंट, जहाँ पे प्राइस एंड क्वांटिटी हमारे डिसाइड किए जाते हैं। ओलिगोपोली में कार्टेल फॉर्म होता है, एक एग्रीमेंट होता है जिसमें सारी फर्म्स मिलके प्राइस और क्वांटिटी को डिसाइड करती हैं, जितनी भी फ्यू फर्म्स होती हैं ओलिगोपोली में। सो ये जो पॉइंट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, प्राइस रिजिडिटी को भी और क्वांटिटी रिजिडिटी को भी। सो ऑप्शन सी क्या है हमारा, बिल्कुल करेक्ट है, दैट द पॉइंट ऑन द किंक्ड डिमांड कर्व शोज बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी रिजिडिटी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मैच द लिस्ट। हमें ये लिस्ट मैच करनी है। लिस्ट 1 में हमें दे रखे हैं डिफरेंट कर्व्स, और लिस्ट 2 में हमें दे रखा है कि ये कर्व्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है हमारा ऑफर कर्व्स, सेकंड है हमारा लेफर्स कर्व, थर्ड है हमारा लॉरेंस कर्व, और फोर्थ है हमारा किंक्ड डिमांड कर्व। तो किंग डिमांड कर्व तो हमने अभी किया है कि ये स्टिकी प्राइस को शो करता है, तो डी का है सेकंड, ठीक है। अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं पता तो आप ऑप्शंस में जाके देखो कि डी का सेकंड कहाँ पे आ रहा है। सो एक तो बी में ए में आ रहा है और एक सी में आ रहा है, तो इन दोनों में से ही कोई ऑप्शन करेक्ट होगा, बी और डी तो होगा नहीं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ऑफर्स कर्व क्या है, लेफर्स कर्व क्या है और लॉरेंस कर्व क्या है। तो इसे समझते हैं हम 1 बाय 1। तो सबसे पहले अगर हम लेफर्स कर्व की बात करें तो लेफर्स कर्व हमें क्या बताता है, इट शोज theoretical relationship between rate of tax and the resulting level of the government tax revenue। गवर्नमेंट का टैक्स रिवेन्यू मतलब पब्लिक रिवेन्यू की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, और गवर्नमेंट किस तरीके से टैक्स ले रही है और उससे गवर्नमेंट को किस तरीके से रिवेन्यू मिल रहा है, वो क्या शो करता है, लेफर्स कर्व शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट लॉरेंस कर्व की बात करें तो लॉरेंस कर्व क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और ऑफ वेल्थ, कि किस तरीके से इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये किसने डेवलप किया था, मैक्स और लॉरेंस ने कब किया था, 1905 में किया था, जो क्या शो करता है, इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब में इक्वली तो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अगर हम पर कैपिटा इनकम निकालते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो ये हमने किस में देखा, लॉरेंस कर्व ने इसको शो किया विद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं ऑफर्स कर्व क्या है, सो इन इकोनॉमिक्स और पर्टिकुलरली अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो ऑफर्स कर्व शो करता है द क्वांटिटी ऑफ वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट दैट एन एजेंट विल एक्सपोर्ट, जो एजेंट एक्सपोर्ट कर रहा है, ऑफर कर रहा है, फॉर ईच क्वांटिटी ऑफ अनदर टाइप दैट इट इम्पोर्ट, जो इम्पोर्ट कर रहा है उसके अगेंस्ट में, ठीक है। सो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की बात हो रही है, इसलिए बोला गया है कि पर्टिकुलरली इंटरनेशनल ट्रेड में इसको यूज़ किया जाता है, किसको, ऑफर्स कर्व को। और किंग डिमांड कर्व हमने पढ़ ही लिया कि ओलिगोपोली कंपटीशन या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में किंग डिमांड कर्व इनिशियली क्या अटेम्प्ट करता है, क्या बताना चाहता है, इट एक्सप्लेन्स स्टिकी प्राइसेस, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने ऑप्शंस में। सो ऑफर्स कर्व हमें क्या बताता है, ऑफर्स कर्व हमें रेसिप्रोकल डिमांड, इंटरनेशनल ट्रेड हमने देखा था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखा था। लेफर्स हमें क्या बताता है, पब्लिक रिवेन्यू, जिसमें हमने टैक्स देखा और टैक्स से गवर्नमेंट कैसे रिवेन्यू जनरेट करती है। किंग डिमांड कर्व हमने देख लिया कि स्टिकी प्राइस शो करता है, और लॉरेंस कर्व इनइक्वालिटीज़ को शो करता है, दैट देयर इज़ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ। सो 3142 ऑप्शन ए हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मैच द आइटम्स लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। इन आइटम्स को मैच करना है। अब हमें देखना है, लिस्ट 1 में हमें दे रखे हैं मोनोपोलीज मार्केट के बारे में, और लिस्ट 2 में हमें एग्जाम्पल दे रखे हैं कि ओलिगोपोली है तो उसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है, लीगल मोनोपोली है तो क्या हो सकता है। तो देखते हैं इसको, ठीक है। टेक्निकल मोनोपोली है हमारा फर्स्ट, सेकंड है हमारा ग्लोबल मार्केट,
थर्ड है हमारा लीगल मोनोपोली और फोर्थ है हमारा ओलिगोपोली। और लिस्ट 2 में एग्जाम्पल है गोल्ड एंड सिल्वर है, कार्टेल है, कोको कोला है और पेटेंट राइट है। तो सबसे पहले अगर हम ओलिगोपोली अगर देखें तो ओलिगोपोली में क्या होता है, कार्टेल फॉर्म होती है, एक एग्रीमेंट फॉर्म होता है, फ्यू फर्म्स मिलकर डिसाइड करती हैं प्राइस एंड क्वांटिटी के प्राइस। सो डी का है 2, बिल्कुल करेक्ट, कार्टेल। लीगल मोनोपोली की अगर हम बात करें तो लीगली हमें मोनोपोली कैसे मिलती है, थ्रू पेटेंट राइट्स। अगर हमारे पास हमने जो भी प्रोडक्शन किया अगर हम उसका पेटेंट राइट करवा लें तो सिर्फ हमारे पास राइट है उसको प्रोड्यूस करने का। सो लीगल मोनोपोली का है पेटेंट राइट। ग्लोबल मार्केट की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पे किन का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, गोल्ड एंड सिल्वर का। सो ग्लोबल मार्केट में क्या आएगा, गोल्ड एंड सिल्वर। टेक्निकल मोनोपोली की बात करें कि टेक्नोलॉजी में या पहले से कौन प्रोड्यूस करता आ रहा है तो कोको कोला होगा इसका। सो ए का है थर्ड। सो ऑप्शन हमारा फर्स्ट जो है ए जो है करेक्ट आता है इसके हिसाब से। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल प्राइस एंड द एक्चुअल प्राइस। सो हमारा पहला एजर्शन हमें क्या गिवन है कि कंज्यूमर सरप्लस कैसे निकलता है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस। और इसका रीज़न क्या गिवन है कि देयर एग्जिस्ट एंड रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड कंज्यूमर सरप्लस। सो ये डिफरेंस जो है उसका रीज़न क्या दे रखा है कि प्राइस और कंज्यूमर सरप्लस में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स का मतलब अपोजिट, उल्टा रिलेशन होता है इनके बीच में। कोड्स हमें गिवन है कि क्या बोथ ए एंड आर ट्रू और आर उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बी ऑप्शन हमें गिवन है कि बोथ ए एंड आर ट्रू और आर उसके करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी ऑप्शन हमें गिवन है कि ए ट्रू है और फॉल्स है। और डी ऑप्शन हमें गिवन है ए फॉल्स है और आर ट्रू है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कंज्यूमर सरप्लस होता क्या है। तो कंज्यूमर सरप्लस कब हम कैसे निकलता है, कंज्यूमर सरप्लस निकलता है जब एक कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी के कितने प्राइस देने को तैयार है, दे सकता है वो, प्लस एक्चुअल में मार्केट में उस चीज़ के प्राइस कितने हैं, उसका डिफरेंस क्या आता है, कंज्यूमर सरप्लस। उसका डिफरेंस आता है, मान लो मैं उस कमोडिटी के कोई भी एक कमोडिटी है उसके 50 रुपीज़ देने को तैयार हूँ कि मैं 50 रुपीज़ में वो कमोडिटी परचेज़ कर लूँगी, लेकिन मार्केट में अगर मुझे वो कमोडिटी सिर्फ 20 रुपीज़ में या 30 रुपीज़ में या 40 रुपीज़ में भी मिल रही है तो मेरे लिए कंज्यूमर सरप्लस ही होगा, मेरे को ज़्यादा ही पड़ रहा है। कब तक कंज्यूमर सरप्लस रहेगा कि मैं 50 देने को तैयार हूँ और मार्केट में वो 49 की मिल रही है तो भी मुझे 1 रुपीज़ का सरप्लस हुआ, ये कहलाया जाता है कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, और इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, मान लो कि हमारे प्राइसेस ज़्यादा हैं, हमारे प्राइसेस 50 हैं तो हमें कंज्यूमर सरप्लस नहीं, कम होगा। अगर हमारे कम हैं तो ज़्यादा होगा। अगर हमारे प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं तो हमें कंज्यूमर सरप्लस नहीं होगा ना, डिक्रीज़ होगा वो हमारा। और अगर हमारे प्राइसेस डिक्रीज़ हो जाते हैं तो हमारा कंज्यूमर सरप्लस क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लें अगर हम कि मैं 50 रुपीज़ देने को तैयार हूँ, मार्केट में प्राइस है 40, तो इस टाइम पे मेरा कंज्यूमर सरप्लस कितना है, 10। नेक्स्ट लेते हैं कि मैं 50 देने को तैयार हूँ, मार्केट में इंक्रीज़ हो गए प्राइस और मार्केट में प्राइस हो गए 45, अब मेरा सरप्लस कितना होगा, 5। तो प्राइस इंक्रीज़ होने से मेरा कंज्यूमर सरप्लस क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है। ये शो करता है इन्वर्स रिलेशनशिप को। सो बोथ ए एंड आर हमारे ट्रू हैं एंड आर क्या है, इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा एजर्शन और रीज़न पे बेस्ड है, जो हमें क्या कहता है that the long run cost curve is L shaped rather than U shaped। जो हमारा लॉन्ग रन कोस्ट कर्व बनता है वो L shaped है, ना कि U shape है। इसका रीज़न हमें क्या गिवन है, द न्यू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लार्ज प्लांट्स रिड्यूस द टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में क्या होता है, हमारा पर यूनिट जो कॉस्ट आती है वो हमारी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, अगर हम नई टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करेंगे तो। कोड्स हमें गिवन है कि बोथ ए एंड आर ट्रू और आर उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बी हमें गिवन है कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी हमें गिवन है ए इज़ फॉल्स, आर इज़ ट्रू। और डी हमें गिवन है आर इज़ फॉल्स, मतलब हमारा रीज़न गलत है और हमारी एजर्शन सही है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व कैसा होता है, एल शेप होता है या फिर यू शेप होता है। ठीक है, देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो लॉन्ग रन जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो ये मॉडर्न थ्योरी को डिस्क्राइब करता है। मॉडर्न थ्योरी कॉस्ट कर्व की प्रोपाउंड किसने की है, 3 इकोनॉमिस्ट ने की है, स्टिगलर, एंड्रयूज, सर्जन फ्लोरेंस एंड फ्राइडमैन। ठीक है, 4 इकोनॉमिस्ट ने की है। इसके अकॉर्डिंग
क्या कहते हैं हम कि अगर हम ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट कर्व देखें, कि हम अपनी पुरानी थ्योरी को देखें, तो लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व की शेप कैसी होती है, यू शेप। यू शेप थी, ऐसी थी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की कर्व, ठीक है। लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व हम ऐसे बनाते थे कि सारे शॉर्ट रन का सम करके बन जाता था हमारा लॉन्ग रन। बट अगर हम मॉडर्न थ्योरी की बात करें तो मॉडर्न थ्योरी में लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की शेप कैसी होती है, एल शेप। एल शेप होती है। तो जो एल शेप्ड कॉस्ट कर्व इम्प्लाई क्या करता है, क्या दिखाता है, द प्रोडक्शन कॉस्ट फॉल। प्रोडक्शन कॉस्ट है वो हमारी डिक्रीज होती जाएगी कंटिन्यूसली विद इंक्रीज इन आउटपुट, की जैसे जैसे हम आउटपुट अपना इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे हमारी कॉस्ट जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व दो तरीके की होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट और मैनेजरियल कॉस्ट। सो ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन, जैसे हमारी प्रोडक्शन बढ़ती है, इंक्रीज होती है, सो प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी क्या होती है, फॉल होती है ड्यू टू टेक्निकल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कि हम अच्छी टेक्निक्स यूज़ करेंगे तो हमारी कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट कम होगी। दूसरी तरफ स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज एनलार्ज्ड, मैनेजरियल कॉस्ट में राइज। अगर हम प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो हमारी मैनेजरियल कॉस्ट जो है वो बढ़ भी सकती है। सिंस फॉल इन प्रोडक्शन कॉस्ट इज मोर देन राइज इन मैनेजरियल कॉस्ट, कि जितनी हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो रही है वो ज़्यादा है किससे, जितनी हमारी मैनेजरियल कॉस्ट जो है वो राइज हो रही है, बढ़ रही है, राइज हो रही है। सो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट फॉल, गिरता है स्मूदी एंड रिमेन कांस्टेंट एट एवरी लार्ज स्केल आउटपुट, की हमारा आउटपुट का स्केल जितना ज़्यादा होगा, जितनी ज़्यादा हम प्रोडक्शन करेंगे उतना ही हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट किस शेप में आएगा, एल शेप्ड में आएगा, हमारी प्रोडक्शन जो है वो कम होगी। सो ऑप्शन अगर हम देखें तो सही कह रखा है कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व एल शेप होता है रादर देन यू शेप, और न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लार्ज प्लांट्स रिड्यूस करते हैं हमारी टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट की। हम जितनी नई टेक्निक्स यूज़ करते हैं और जितने ज़्यादा हम प्रोडक्शन करते हैं, जितना आउटपुट का स्केल हमारा ज़्यादा होता है, उतनी हमारी टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट क्या होती है, कम होती है। सो बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर क्या है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Next question is, which of the following is true? Indifference curve slopes downward from left to right. Indifference curve slopes downward from right to left. Indifference curve are convex to the point of origin of two axes, और indifference curve never intersect each other. So सबसे पहले पता होना चाहिए indifference curve होता क्या है। So indifference curve क्या होता है, in which there are two goods and at all the points it gives same satisfaction। हर पॉइंट पे, इंडिफरेंस कर्व के हर पॉइंट पे हमें सेम सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिफरेंस कर्व होता कैसा है। तो इंडिफरेंस कर्व होता है ऐसा, है ना, ये होता है आईसी, और आईसी की प्रॉपर्टीज़ भी हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, वो डाउनवर्ड स्लोप है, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट साइड से राइट साइड। इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट, ये है लेफ्ट साइड, ये है राइट साइड, लेफ्ट से राइट की तरफ वो डाउनवर्ड होता है, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें तो इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स होता है टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ओरिजिन के कन्वेक्स है ये। सो इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बिल्कुल सही है। इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स होता है, बिल्कुल सही है। इंडिफरेंस कर्व क्या राइट टू लेफ्ट होता है, यहाँ से यहाँ जा रहा है इंडिफरेंस कर्व, नहीं, इंडिफरेंस कर्व तो यहाँ से यहाँ जाता है ना, लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है। सो बी ऑप्शन हमारा क्या है, रोंग है। ए हमारा सही है, सी हमारा सही है। डी हमारा क्या है, इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करते, बिल्कुल सही बात है। इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी है ये, द टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर हम इस चीज़ को समझें तो इस चीज़ को अगर ऐसे समझें कि इंडिफरेंस कर्व है, यहाँ पे ये पॉइंट है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। अब देखो दोनों अगर सेम इंडिफरेंस कर्व है तो इंडिफरेंस कर्व पे चाहे कितने भी पॉइंट है वो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। और एक और प्रॉपर्टी क्या है इंडिफरेंस कर्व की, दैट हायर इंडिफरेंस कर्व शो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो पहला ये इंडिफरेंस कर्व, दूसरा ये इंडिफरेंस कर्व, मतलब यहाँ पे जो पॉइंट होंगे वो हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देंगे, और यहाँ इसके नीचे वाले जो पॉइंट जितने भी होंगे वो हमें कम सेटिस्फेक्शन देंगे। बट यहाँ पे तो अगर हम देखें कि ए और बी पॉइंट, सी और डी पॉइंट, ये क्या है, ये हमें सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। तो हमारा क्या निकलेगा, ए बी के इक्वल है,
बी सी के इक्वल है तो ए सी के इक्वल होना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें क्या होता है कि हायर इंडिफरेंस कर्व हमें हायर सेटिस्फेक्शन शो करेगा। तो इंडिफरेंस कर्व कभी एक दूसरे से कट नहीं करते, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी को वॉयलेट करते हैं, दैट हायर इंडिफरेंस शो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो हमारे सही हैं ए, सी और डी। सो ए, सी, डी हमारा ट्रू है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मेजर पोर्शन ऑफ मल्टीप्लायर इफेक्ट इज रियलाइज्ड इन फ्यूअर पीरियड्स व्हेन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज। हम ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हमारे प्रीवियस ईयर में कर चुके हैं। जब हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो यूनिटी होगा, लार्जर होगा, स्मॉलर होगा, तब हम मेजर जो पोर्शन है मल्टीप्लायर इफेक्ट का वो जल्दी कुछ ही दिनों में, कुछ ही पीरियड में हम उसे रियलाइज कर लेंगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है? एमपीसी हमारा क्या होगा? यूनिटी, लार्जर, स्मॉलर। ये क्वेश्चन तो आपको बता देना चाहिए, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है अपने प्रीवियस पार्ट्स में, फिर भी मैं इसकी दोबारा एक्सप्लेनेशन बताती हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मल्टीप्लायर इफेक्ट, मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला है वो कैसे बनता है? एक तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है ये, दूसरा क्या होता है K इज इक्वल टू 1/MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग, दूसरा होता है K इज इक्वल टू 1/1 - MPC। सबसे पहले अगर हम बात करें तो चेंज इन इनकम कैसे निकलेगी? चेंज इन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 1/1 - MPC से, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से। उसके बाद अगर ये इन्वेस्टमेंट इसके नीचे आ जाए तो क्या आ जाएगा? इनकम, चेंज इन इनकम ऊपर, चेंज इन इन्वेस्टमेंट नीचे, इज इक्वल टू 1/1 - MPC। अब चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट को हम मेजर करते हैं विद द साइज ऑफ मल्टीप्लायर, और मल्टीप्लायर को डिनोट हम किससे करते हैं? K से करते हैं। तो क्या निकल गया हमारा? K इज इक्वल टू 1/1 - MPC। तो अगर हमारी कंजम्पशन कम होगी, अगर हम कंजम्पशन कम करेंगे तो उतनी ही जल्दी हम मल्टीप्लायर का साइज निकाल सकते हैं, है ना। इसकी एक और आगे समझते हैं कि क्या कहना चाहता है ये। तो हमने साइज ऑफ मल्टीप्लायर किस पे डिपेंड करता है? हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे डिपेंड करता है कि हमारा साइज ऑफ मल्टीप्लायर कैसा होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लायर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मल्टीप्लायर क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है ऑफ 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। 1/1 - MPC का होता है। सो हाउएवर हम क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं मल्टीप्लायर को एक सिंपलर फॉर्म में, एक और तरीके से कि सेविंग से हम 1/MPS से भी हम इसे डिस्क्राइब करते हैं। 1/1 - MPC एक होता है जो मैंने आपको पहले बताया, K इज इक्वल टू 1/1 - MPC। दूसरा होता है K इज इक्वल टू 1/MPS। तो हमारा कंजम्पशन पे डिपेंड करता है कि हमारा साइज ऑफ मल्टीप्लायर कितना होगा। अगर हमारी कंजम्पशन कम होगी तो हम मल्टीप्लायर का साइज जल्दी निकाल लेंगे, ठीक है, फ्यूअर पीरियड्स में ही निकल जाएगा। सो अगर हम ये क्वेश्चन देखें तो 9th क्वेश्चन में A major portion of multiplier effect is realized in fewer periods when marginal propensity to consume is smaller. So option C क्या है? करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द ऑप्टिमम कैपिटल स्टॉक इज अचीव्ड व्हेन द यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू। हम कैपिटल स्टॉक को ऑप्टिमम वे से कब अचीव कर सकते हैं? जब जो यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो किसके इक्वल होगी? हमारे इंटरेस्ट रेट के इक्वल, हमारे डेप्रिसिएशन रेट के इक्वल, हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल के इक्वल, या फिर हमारी टॉबिन्स क्यू के इक्वल। तो किसके इक्वल होगी? देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। सो इट विल बी मैक्सिमाइज इन इट्स प्रॉफिट व्हेन इट हैज़ अचीव्ड द स्टॉक ऑफ कैपिटल एट विच मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इक्वल्स यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हम मैक्सिमम स्टॉक ऑफ कैपिटल कब रख सकते हैं? किस पॉइंट ऑफ टाइम पे अचीव होगा? मैक्सिमम प्रॉफिट हम कैसे कर सकते हैं? जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल MPK किसके इक्वल होगा? यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल के होगा। वी कैन डिराइव द डिजायर स्टॉक ऑफ कैपिटल बाय यूजिंग द नियो क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन विच इज़ पॉपुलरली नोन एज कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में भी इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि हम अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं। जब हमारा स्टॉक ऑफ कैपिटल के पॉइंट पे हम उसे अचीव करना है तो हमारा MPK मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल किसके इक्वल हो? यूजर्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल के इक्वल हो। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है कि हमारा यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसके इक्वल होना चाहिए? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल के इक्वल होना चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।